नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का जो मुकदमा होता है वो सबसे ज्यादा पति के द्वारा अपनी पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए और साथ रखने के लिए किया जाता है। तो सेक्शन 9 का जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना करना होता है। लेकिन सेक्शन 9 का जो केस होता है उसके अन्य भी कुछ फायदे होते हैं। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का 125 सीआरपीसी का डीवी एक्ट का केस किया है, तो ऐसे में जो पति है वो सेक्शन 9 का केस करके पत्नी के द्वारा किए गए इन मुकदमों में कुछ ना कुछ फायदा ले सकता है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां नहीं रखते हैं, कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जिन्हें आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में सेक्शन 9 का केस करके जो आपको अन्य फायदे मिलने वाले हैं वैवाहिक पुनर्स्थापना के अलावा, वो आप नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 9 का केस करते समय आपको कौन कौन सी ऐसी 5 बातें ध्यान रखनी होती हैं, जिन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप सेक्शन 9 का केस करके कुछ अन्य फायदे भी उठा सकते हैं, आपको अन्य कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। अगर आप ये सावधानियां नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों का, तो अन्य आप कोई भी फायदा नहीं उठा पाएंगे सेक्शन 9 का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 9 के संबंध में आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूं जिसका नाम है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। इस किताब के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारी जुडिशरी से संबंधित लाइव क्लासेस चल रही हैं जिन्हें आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं और अपनी तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में अनअकैडमी पे एक्सेल 1 ईयर बैच फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, लॉ फॉर ऑल 1.0 1 ईयर बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, प्रीपैराटरी बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, एब्सोल्यूट लॉ 1.0 1 ईयर इंक्लूसिव बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम, कंप्रहेंसिव जुडिशरी बैच, ये सारे जुडिशरी से संबंधित बैचेस अभी रनिंग चल रही हैं। अभी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और सब्सक्रिप्शन का चार्ज भी जल्दी ही बढ़ने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर लें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले और अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी शुरू करें और अपने जज बनने के सपने को पूरा करें। तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का जो मेन उद्देश्य होता है वो वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना होता है। लेकिन जब पति इस केस को कर रहा होता है तो इससे उसे कुछ अन्य फायदे भी होती हैं। तो आज मैं वही कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा, कुछ ऐसी ध्यान देने योग्य बातें बताऊंगा जिन चीजों का ध्यान रख के सेक्शन 9 की वजह से आप अन्य कुछ फायदे ले सकते हैं। तो मैं आपको 5 सावधानियां बताऊंगा। तो सबसे पहली तो जो सावधानी है वो यही है कि आपको एक निश्चित डेट लिखवाना चाहिए कि किस दिन आपकी पत्नी अंतिम बार आपके घर से लास्ट बार गई है। क्योंकि जब ये चीज आप लिखवा देते हैं तो मान लीजिए आपने सेक्शन 9 के केस में एक निश्चित डेट लिखवा दिया, उसके बाद जब आप ये केस जीत जा रहे हैं तो आपके पास एक निश्चित तिथि होगी, डेट होगी कि इस दिन अंतिम बार आपकी पत्नी आपके घर से गई है। तो ऐसे में आप ये चीज भी जानते होंगे कि डिजर्सन यानी अभित्यजन भी एक डिवोर्स का आधार होता है। तो अब मान लीजिए आपका जो सेक्शन 9 है वो 1.5 साल या 2 साल तक चला। ऐसे में आपने एक फिक्स डेट लिखवाया है कि इस दिन मेरी पत्नी मेरे घर से अंतिम बार गई। तो ऐसे में एक निश्चित डेट हो गया। उसके बाद मान लीजिए 1.5 साल तक केस चला। मान लीजिए 6 महीने पुराना आपने डेट लिखवाया है कि 6 महीने पहले मेरी पत्नी जो थी वो मेरे घर से गई। उसके बाद 1.5 साल तक केस चला, कुल मिला के 2 साल तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में आपके पास ये भी एक आधार बन जाता है डिजर्सन का भी डिवोर्स देने का।
तो अगर आप डिवोर्स लेने भी जाते हैं तो ऐसे में आपको डिवोर्स केस में भी फायदा होगा, क्योंकि आपने एक निश्चित डेट लिखवा दिया है जिस दिन आपकी जो पत्नी थी वो अंतिम बार आपके घर से गई, और ऐसे में उसी दिन से जोड़ा जाएगा 2 साल को। तो 2 साल का जो पीरियड होता है उसे दर्शाने के लिए आपको सेक्शन 9 के केस में एक निश्चित डेट लिखवा देना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट इसी डेट से जोड़ेगा कि इस दिन से आपकी जो पत्नी है वो लास्ट बार अपने मायके गई, और 2 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये भी एक डिवोर्स का आधार बन जाएगा, और ऐसे में आप डिजर्सन के आधार पे भी डिवोर्स ले सकती हैं। अब मान लीजिए आप सेक्शन 9 का केस जीत गए हैं, उसके बावजूद भी आके आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है, 1 साल तक वो इस आदेश का पालन नहीं करती है, तो ऐसे में यह भी एक डिवोर्स का आधार बनेगा, और साथ ही साथ डिजर्सन भी एक डिवोर्स का आधार बनेगा। तो ऐसे में आपके पास 2 तगड़े डिवोर्स के आधार बन जाएंगे। पहला तो सेक्शन 9 का पालन नहीं किया गया 1 साल तक, और दूसरा 2 साल तक आपकी पत्नी बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रही, क्योंकि 2 साल की जो डेट है वो आपने निर्धारित कर दी है सेक्शन 9 के केस में एक निश्चित डेट लिखवा के। तो ऐसे में आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा डिवोर्स केस में, क्योंकि जब आप फिक्स डेट लिखवाएंगे तो उसी डेट से जोड़ा जाएगा कि इस दिन से आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा आपका फायदा यही मिलेगा फिक्स डेट लिखवाने से, कि आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा जब आप डिवोर्स केस लगाएंगे। तो दूसरा जो सेक्शन 9 का केस करते समय ध्यान देने योग्य बात होती है कि स्त्री धन के संबंध में आपको सेक्शन 9 के केस में जरूर लिखवा देना चाहिए। आपकी पत्नी जो भी सामान अपना स्त्री धन लेके अपने साथ गई है या फिर सारा स्त्री धन लेके चली गई है, तो इन चीजों को सेक्शन 9 के केस में जरूर लिखवा देना चाहिए कि जो पत्नी है वो सारा अपना स्त्री धन अपने साथ लेके चली गई है, क्योंकि जब पत्नी अपना केस करेगी 498A लगाएगी तो उसमें वो बोलेगी कि मेरा सारा स्त्री धन जो था वो मेरे पति ने और उसके घर वालों ने हड़प लिया है। अब आप कह रहे हैं कि पत्नी लेके चली गई है, पत्नी कह रही है कि आपने हड़प लिया है, तो ऐसे में ये विवाद का विषय बन जाएगा। और जब जो चीज विवाद का विषय बन जाती है और ऐसे में जो आरोप लगा रहा होता है उसी को सिद्ध करना पड़ता है कि ये चीज सही है, ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो आपकी पत्नी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पत्नी लेके चली गई है, पत्नी कह रही है कि आप हड़प लिए हैं। तो ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहेगा वो पत्नी के ऊपर रहेगा। अब पत्नी को सिद्ध करना पड़ेगा कि जो भी स्त्री धन था वो आपने हड़प लिया है, आपके घर वालों ने हड़प लिया है। तो ऐसे में इस चीज को, स्त्री धन को आपको जरूर विवाद का विषय बना देना चाहिए सेक्शन 9 के ही केस में। इससे आपका बचाव होता है आईपीसी सेक्शन 406 में भी। सेक्शन 9 के केस में जो आपको तीसरी ध्यान देने योग्य बात होती है वो ये होती है कि पत्नी के अलावा आपको पत्नी के माता पिता, उसके अन्य कुछ जो रिश्तेदार होती हैं उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगा देने चाहिए, जैसे कि यही लोग ऐसा कारण उत्पन्न कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी पत्नी आके मेरे साथ नहीं रह रही है, या फिर यही लोग चढ़ा रहे हैं, भड़का रही हैं, मेरा घर तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा घर नहीं बस पा रहा है, मेरी पत्नी आके मेरे साथ नहीं रह रही है। तो पत्नी के अलावा पत्नी के माता पिता, उसके अन्य रिश्तेदारों के ऊपर भी आपको आरोप लगाने चाहिए कि यही लोग मेरा घर नहीं बसने दे रहे हैं, घर टूटने की वजह ये लोग भी हैं। ऐसे में आपको इससे ये फायदा होता है कि सेक्शन 9 के केस में जब पत्नी को गवाह पेश करने होते हैं, सबूत देने होते हैं, तो ऐसे में जो पत्नी होगी वो अपने माता पिता या कुछ रिश्तेदारों को हिला के गवाह के तौर पे खड़ा करेगी। तो उन गवाहों के ऊपर तो आप पहले से ही आरोप लगा चुके होंगे कि यही लोग कारण उत्पन्न कर रहे हैं, यही लोग रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि पत्नी जो भी गवाह ला के पेश करेगी उनकी गवाही कमजोर हो जाएगी, और जब फाइनल आर्गुमेंट होगा तो उस समय आप ये कह सकते हैं, आपके वकील साहब ये कह सकते हैं, ऐसे में पत्नी ने जो साक्ष्य के तौर पे अपने गवाहों को लाके खड़ा किया है, जिनकी गवाही दर्ज कराई है, उनके ऊपर तो पहले से ही आरोप लगे हैं, वही लोग घर टूटने की वजह बने हैं। तो ऐसे में उनकी गवाही को इतना ध्यान ना रखा जाए, क्योंकि वही लोग नहीं चाहते हैं कि घर बसे, वो लोग पत्नी को नहीं भेजना चाहते हैं पति के पास। तो ऐसे में वो लोग तो यही कहेंगे कि पति दुष्ट है, पति गलत काम करता है, पति परेशान करता है। तो ऐसे में उन गवाहों की गवाही को उतना ध्यान ना रखा जाए। तो ऐसे में आप ये तर्क दे सकते हैं और इस प्रकार से जो पत्नी के गवाह हैं उन्हें आप कमजोर कर सकते हैं और अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं।
जो सेक्शन 9 के केस में आपको चौथा ध्यान देने योग्य बात होती है वो ये होती है कि आपको अपनी पत्नी के ऊपर कुछ क्रुएल्टी का या फिर अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो कुछ उसका भी आरोप जरूर लगा देना चाहिए। जैसे आपकी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, परेशान करती है, गालियां देती है या फिर वो दिन भर फोन पे लगी रहती है, दूसरों से बात करती है, ऐसे में आपको इस प्रकार के कुछ आरोप लगा देने चाहिए। अब मान लीजिए आपका जो सेक्शन 9 का केस है वो फाइनल हो गया या फिर आपने मन बना लिया कि अब मैं डिवोर्स लूंगा, पत्नी को साथ नहीं रखूंगा, तो ऐसे में जब आप डिवोर्स केस करेंगे तो आपने क्रुएल्टी का भी आरोप सेक्शन 9 में लगाया था, एडल्ट्री का भी आरोप लगाया था, तो ऐसे में अब आप इन आरोपों को बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं, काफी बड़े स्तर पे अब इनको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटे स्तर पे सेक्शन 9 के केस में इन आरोपों को नहीं लगाए होंगे और बाद में आप डिवोर्स केस करती हैं तो उस समय आपकी पत्नी के वकील की तरफ से आपसे यही पूछा जाएगा या फिर जज साहब की तरफ से भी आपसे यही पूछा जाएगा कि जब तुमने सेक्शन 9 का केस किया तो ये एलिगेशन क्यों नहीं लगाए, उस समय तुम मौन क्यों थे। तो ऐसे में जब भी आप सेक्शन 9 का केस कर रहे हो तो ऐसे में पत्नी के ऊपर कुछ एलिगेशन भी लगा देने चाहिए, इससे बाद में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। पांचवा जो सेक्शन 9 के केस में ध्यान देने योग्य बात होती है वो ये होती है कि मैं ऐसे कुछ लोगों को देखता हूं जो सेक्शन 9 का केस कर देते हैं, उसके बाद जब मीडिएशन हो रहा होता है या फिर जज साहब मीडिएशन करा रहे होते हैं तो वो लोग साफ कहने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। देखिए, आपने जो सेक्शन 9 का केस किया है इसीलिए किया है कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। अब आपका इच्छा ले जाने की हो या नहीं ले जाने की हो वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया है तो ऐसे में आपको उसमें सदैव यही बोलना है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, अगर ये सही ढंग से चल के मेरे साथ रहे, जो भी अपनी इसकी गलतियां हैं वो अपने गलतियों में सुधार करे, उसके बाद मेरे साथ चल के रहे, तो मैं इसको अपने साथ रखने को तैयार हूं। तो कभी भी आपको सेक्शन 9 के केस में ये नहीं कहना है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कह देती हैं तो ऐसे में आपके केस के ऊपर इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा और आप केस हार सकते हैं। और यदि आप ही ने सेक्शन 9 का केस किया है और ऐसे में आप ये केस हार जाते हैं तो इससे आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। मेंटेनेंस के केस में भी आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, 498A केस में भी आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो सदैव अगर आपने सेक्शन 9 का केस किया है तो आपको यही चीज बोलनी है कि हाँ, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, अगर ये सही ढंग से चल के मेरे साथ रहने को तैयार हो तो। कभी भी आपको ये चीज नहीं कहनी है सेक्शन 9 के केस में कि मैं अपनी पत्नी को नहीं ले जाना चाहता हूं। अगर कहती हैं तो दिक्कत खड़ी हो सकती है आपके सामने। तो आशा करता हूं आप सारी चीजों को समझ चुके होंगे और जो भी ध्यान देने योग्य बातें मैंने आपको बताई वो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।